बच्चों, आइए मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सपोज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी एंट्रीज जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इस तरीके से अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज बन जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स इन विच द एंट्रीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का अगर हमारे पास कोई एक है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर जो ये ए आई जे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे ए प्लस आई बी की फॉर्म में। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या हो गई? अ मैट्रिक्स इन विच द एंट्रीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे रियल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तो रियल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसके एंट्रीज, जिसके एलिमेंट्स रियल नंबर हों, और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? जिसके एलिमेंट्स या एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर हों। आइए पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। सपोज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, और इसकी जो एंट्रीज हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इसका जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो जाएगा उसको डिनोट करेंगे हम लोग A बार इज इक्वल टू ए आई जे बार। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो गया? कोई भी एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो क्या हो? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स हो जाएं, यानी जो पहले मैट्रिक्स थी उसकी एंट्रीज की कॉन्जुगेट हो जाएं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कर लेते हैं एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 माइनस आई, 2 माइनस 3i और यहाँ पे है 5। अब इसकी हमें कॉन्जुगेट निकालनी है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे? इसके जो एलिमेंट्स हैं इसके कॉन्जुगेट लिखेंगे। तो 2 प्लस आई का कॉन्जुगेट होता है 2 माइनस आई, 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस आई, 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस 3i, और 5 चूँकि रियल नंबर है इसलिए इसका कॉन्जुगेट 5 ही रहेगा। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास मिली, इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो कोई भी एक मैट्रिक्स हमारे पास है और उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट अगर हम उसमें लिख दें, एलिमेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय द कॉन्जुगेट्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स, देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी हैं। तो देखिए बच्चों कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है? कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास एक है, इसका हमने कॉन्जुगेट कर दिया और फिर दोबारा से फिर कॉन्जुगेट कर दें, तो किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती है। दूसरा नंबर देखिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका कॉन्जुगेट करते हैं तो इन दोनों के कॉन्जुगेट हो जाते हैं। स्केलर का भी कॉन्जुगेट हो जाता है और यहाँ पर मैट्रिक्स का भी कॉन्जुगेट हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, लेकिन अगर रियल नंबर है तो फिर रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही नंबर ही हो जाता है, जैसा कि अभी एक एग्जाम्पल में देख रहे थे। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई दो ए और बी मैट्रिक्स हैं और वो कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं, उनके ऑर्डर सेम हैं, अगर ऑर्डर सेम है तो हम उन दोनों को ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद में अगर उनका हम कॉन्जुगेट निकालें या पहले कॉन्जुगेट निकालने के बाद में ऐड करें, दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम रहता है। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि ए एंड बी मस्ट बी
कंपेरेबल मैट्रिसेस। इसी तरीके से एक चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं ए और बी और वो कन्फॉर्मेबल हैं, ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस। कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस मतलब क्या होता है, पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल हों। अगर दो मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल होते हैं तो हम उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करें और बाद में इसका कॉन्जुगेट निकालें, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इनका कॉन्जुगेट दोनों का निकाल लें और बाद में इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट हमको मिलता है वो सेम मिल जाता है। यहाँ पर कुछ बातें नोट करने लायक हैं। जैसे एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, इफ़ ए इज़ अ रियल मैट्रिक्स, अगर ए रियल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ए की जो एंट्रीज़ हैं वो रियल नंबर्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के इक्वल होता है, क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही नंबर ही हो जाता है। सेकंड कंडीशन, जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास लिखा है ए प्लस आई बी, लेकिन अगर बी की जगह यहाँ 0 लिख दें हम, तो ये नंबर कहलाता है प्योरली रियल, प्योरली रियल नंबर। और इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, अगर इसको हम जेड सपोज कर लें, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो a माइनस आई 0 हो जाएगा, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा। तो चूंकि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें केवल रियल पार्ट होता है, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, उसे कहा जाता है प्योरली रियल। और प्योरली रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वही नंबर ही हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर भी कोई अगर मैट्रिक्स हमारे पास रियल मैट्रिक्स है, उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, तो ए कैसी है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो हम निकालते हैं डेट, अगर ये डेट हमने इसका निकाला, यहाँ पर ए का डेट निकाल लो, और ये ए का डेट आ जाए ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी का मतलब है कि जब हम इसकी मैट्रिक्स का डेट सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम उसकी डेट बना पाएंगे। तो इसकी अगर हम डेट बनाएं और डेट बनाने के बाद में डेट को सॉल्व करने पर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में इसके कॉन्जुगेट का डेट जो होगा वो हो जाएगा a माइनस आई अल्फा, यानी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का जो डेट होगा वो इस नंबर के कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाता है। तो ये दो जो नोट हैं ये हमें याद रखना है, और ये प्रॉपर्टीज़ भी हमें याद रखनी है। इन प्रॉपर्टीज़ को हम बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, तो कोई बहुत टिपिकल नहीं, एक प्रॉपर्टी हम आपको जल्दी से बता देते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी a इज़ इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, तो हम यहाँ पे निकालेंगे a का कॉन्जुगेट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ए आई जे का कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये हमने कहाँ से लिख दिया, ये डेफिनेशन से लिख दिया। ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो जाता है उसके एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट के बराबर। अब अगर हम इसका दोबारा से कॉन्जुगेट कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा ए आई जे के कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट, और हम लोगों को मालूम है कि किसी नंबर के कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट करते हैं तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बार होल बार इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा ए आई जे एम इंटू एन, और ए आई जे एम इंटू एन किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए। तो ये देखिए फर्स्ट थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। इसी तरीके से बाकी थ्योरम भी बहुत आसानी से हम लोग इनको प्रूव कर सकते हैं। आइए चलते हैं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ पे दो वर्ड हमने यूज किए, एक तो ट्रांसपोज और एक कॉन्जुगेट।
तो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू AIJ M इंटू N, और इस मैट्रिक्स में हम दो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। कौन सा? एक तो ट्रांसपोज का अप्लाई कर देते हैं, A डैश इज इक्वल टू AIJ होल डैश, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे M इंटू N। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा AJI डैश N इंटू N। और दूसरा हमें क्या करना है, हम इसका ट्रांसपोज कर दें, इसी का हम कंजुगेट कर दें। तो हमने ट्रांसपोज कर लिया, अब इसका हम कंजुगेट कर देते हैं। तो कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा AJI डैश के ऊपर लगा देंगे बार N इंटू M। तो किसी भी मैट्रिक्स में ये दो ऑपरेशन अप्लाई कर देने से, ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज़ को कॉलम बना दें, और कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो एंट्रीज हैं उनके हम लोग कॉन्जुगेट नंबर लिख दें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स इसमें लिख दें। तो ऐसे मैट्रिक्स को अगर हम कर देंगे, ये दो ऑपरेशन अगर हम एक साथ करें किसी मैट्रिक्स में, तो उसको कहा जाता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है तो इसका जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है उसको डिनोट करते हैं A रेज टू थीटा से। तो अब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हमने क्या किया, हमने ट्रांसपोज किया और फिर क्या किया, इसका हमने कॉन्जुगेट कर दिया। तो ऐसी मैट्रिक्स निकालें तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें ट्रांसपोज अप्लाई करें और उसके बाद में कॉन्जुगेट अप्लाई करें। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कोई ज़रूरी नहीं कि पहले ट्रांसपोज करें फिर कॉन्जुगेट करें। वी कैन फर्स्ट परफॉर्म conjugate and then transpose. It means both operations are vice versa. मतलब हम इन दोनों में से किसी एक ऑपरेशन को पहले अप्लाई करेंगे और फिर दूसरे ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया है, इस डिटेल को आप ज़रूर अपने पास नोट कर लें। अब यहाँ पर जब हम किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं, इसको हमें समझ लेना चाहिए। देखिए, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पढ़ी थी और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो जो प्रॉपर्टीज़ उसमें काम करती हैं वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स में भी काम करती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी A बार होल बार इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर हम लोग ये बार नहीं लगाएंगे, हम लोग थीटा अप्लाई करेंगे। तो A थीटा होल थीटा। तो किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लें और फिर दोबारा फिर उसी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर दें तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई स्केलर है, उसको हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका ट्रांसपोज करें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो नंबर स्केलर है इसका हम लोग कॉन्जुगेट निकाल लें और मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम रिजल्ट मिल जाएगा। एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास A और B हैं, याद रखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन तभी होता है जब दो मैट्रिसेस हमेशा कंपेरेबल हों, मींस देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। तो दोनों के ऑर्डर अगर सेम हैं तो हम उन दोनों को ऐड कर सकते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर A और B कंपेरेबल हैं तो हम इन दोनों को ऐड करके इनका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले इनका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल लें और बाद में इन दोनों को ऐड कर दें। अगर हमें प्रोडक्ट करना है दो मैट्रिक्स का तो उसके लिए मैट्रिक्स कन्फॉर्मेबल होनी चाहिए, मीन्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट इक्वेट्स टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल हों तभी हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो इन दो मैट्रिसेस को कहा जाता है कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं जो कि कन्फॉर्मेबल हैं और इसका हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं तो ये यहाँ पर रिवर्सल रूल काम करता है। इज इक्वल टू क्या होता है A थीटा इंटू B थीटा इंटू A थीटा। तो यहाँ पर क्या B का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू A का
कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। यहाँ पर हम ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करें, उसके बाद में कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल लें और उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखें, बी वाले को पहले लिखें और ए वाले को बाद में लिखें और उनको मल्टीप्लाई करें, तो हमें सेम रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। एक और प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स हमारी जो है वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब, इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर का मतलब है कि इसका डेट बना है और वो जीरो ना आ जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स अगर हमारे पास है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स करें और इन्वर्स में करने के बाद में इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड करें, या फिर हम पहले इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड कर लें और बाद में हम इन्वर्स करें। दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट आते हैं वो हमारे सेम रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के लिए हमारे काम आएंगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अच्छे से नोट करके और इनको समझ लेते हैं, और उसके बाद में हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और अध्ययन के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। वो है हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करें और ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, इफ द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, then such matrix is called Hermitian matrix. We must keep it in the mind that A must be square matrix. तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए आई जे, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n बाई n। अब अगर हम इसका निकालेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज तो क्या निकलेगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा ए जे आई बार, और ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा यहाँ ध्यान से देख लेते हैं। ए जे आई बार इज इक्वल टू ए आई जे। अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑर्डर भी इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो ऑर्डर तो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल हैं और हमें लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे। तो ये फार्मूले हमारे पास हो गए, और ये दो रिलेशन, ये दो रिजल्ट हमारे काम करेंगे कब, हर्मिटियन मैट्रिक्स में। तो कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स कब बनती है, जब उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। आइए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो ऐसी कंडीशन में डायगोनल के एलिमेंट कैसे होंगे। डायगोनल को यहाँ पे लिखने के बजाय हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, फॉर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, J हो जाता है। इसका मतलब है
कि j और i दोनों इक्वल हो जाएंगे तो j की जगह पे हम लोग i लिख सकते हैं या i की जगह पे j लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पे रिलेशन हमारा था इसको हम क्या लिखेंगे, a बार इज इक्वल टू i इज इक्वल टू a i। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया। अब ये एक रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स थी और हम सपोज कर लेते हैं कि इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हमारे पास थे ए आई जे के, वो हमारे एलिमेंट थे अल्फ़ा प्लस आई बीटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर थे। तो जब हम लोग यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करेंगे ए जे आई बार, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब दोनों चूँकि वैल्यू यहाँ सेम है तो हम यहाँ पे j की जगह भी i लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली प्रिंसिपल डायगोनल के लिए एलिमेंट निकालने हैं। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल आ गई तो हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या काम होगा देखिए ज़रा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस आई बीटा। लेफ़्ट कैंसिलेशन ला लगाएंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास आई बीटा है, इस आई बीटा को इधर ले आएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आई बीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम लिख देंगे बीटा 2i बीटा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर अगर हमारे पास जो ए आई या ए बार आई, ये जो एलिमेंट हमने लिखा था ये क्या था, अल्फ़ा प्लस आई बीटा था और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई 0। तो अगर हम बीटा की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस आई 0 और इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा। और जब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट और इस पार्ट को बीटा को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो कैसे आएंगे, अल्फ़ा आएंगे, यानी रियल नंबर्स आएंगे। रियल नंबर्स क्यों आएंगे, क्योंकि बीटा की वैल्यू हमारी 0 हो गई। आइए बात कर लेते हैं जल्दी से स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की। यहीं पे लिख के उसको भी समझ लेते हैं, बिल्कुल इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, सपोज कर लेते हैं ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की और इसका हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते हैं, ये इसके माइनस के इक्वल आ जाता है। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अगर ए थीटा इज इक्वल टू ए है तो हर्मिटियन और माइनस में आता है तो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ पे अगर हम इसी पूरे कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी और इसकी भी निकाली थी। तो ये आया था ए बार जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे और यहाँ पर लिख देंगे ए बार जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। तो हमारे पास जो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी उसमें क्या होगा, उसके लिए ये कंडीशन, दो कंडीशन हमारी काम करेंगी। और अगर हम इसी तरीके से नोट सॉल्व करें तो इसमें जैसे रियल नंबर्स आ रहे थे डायगोनल के एलिमेंट के लिए, तो इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे ए आई क्या हो जाएंगे, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स। तो लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो अगर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है
तो वो होंगे इमेजिनरी नंबर। जैसे हमने इधर हर्मिटियन के लिए प्रूव किया था तो रियल नंबर आए, यहाँ पर वो इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे। तो बच्चों ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। एक बात मैं आपको यहाँ पे और रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो आप लोग एक बार जाके वहाँ पर उस वीडियो पे पुनः उसको ध्यान से देख लें, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें यहाँ पर हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स पढ़ने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। उसको आप पढ़ें। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो फिर हम लोग इस हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स से रिलेटेड थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए और समझिए। थैंक यू।